एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नया सेशन लेकर 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक। वैसे मैंने कहा था आईटीसी वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, बट मैं चाह रहा हूं कि आईटीसी वाला टॉपिक मैं एक साथ डालूं, तो आने वाले वीडियोस में आईटीसी वाले टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। बट इसमें जो टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम सब जानते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसमें से बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं। फटाफट से 10 से 11 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो। अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूंगा तो टाइम ऑफ सप्लाई आपके 3 सेक्शन यहां पे आते हैं। सेक्शन आपका 12 है, सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है। जो सीए इंटर की फैमिली के बच्चे हैं उसमें 12 भी है, 13 भी है, 14 नहीं है। बट जो सीएस और सीएमए की फैमिली के बच्चे हैं उसमें सेक्शन नंबर 14 भी है। मैं तीनों सेक्शन रिवाइज करा के चलूंगा। 12 13 सबने देखने हैं। 14 जब मैं सेक्शन नंबर 14 के ऊपर आऊंगा तो ओनली सीएस और सीएमए वाले बच्चे देखेंगे, सीए वाले बच्चे बाय बाय कर सकते हैं। सबसे पहला, अब अगर मैं सेक्शन नंबर बात करता हूं, सेक्शन नंबर आपका 12 जो निकल के आता है वो गुड्स की सप्लाई वाले केस में एप्लीकेबल होता है कि अगर गुड्स की सप्लाई है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। अगर मैं बात करूंगा सर्विस की, सेक्शन नंबर 13 हमारे सामने आता है, और अगर जीएसटी का रेट चेंज होता है उस केस में सेक्शन नंबर 14 हमारे सामने आता है। अब टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ऐसे क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि हमने किस, मतलब जो हमने सप्लाई की है उस सप्लाई को किस दिन मानेंगे मैंने सप्लाई की है। और याद है मैंने कहा था कि अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी देना होता है। तो अगला महीना कौन सा? तो जिस मंथ में भी तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता है उसे अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी देना पड़ता है। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे। 13 हमारा सर्विस वाले केस में, सेक्शन 13 हो या 12 हो, दोनों में 6 सब सेक्शन है। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 36। 13(1) किसी काम का नहीं है, बेकार का है। वो कहता है अगर तुम्हें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है फर्दर प्रोविजन फॉलो कर लो, तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। 13(2) फॉरवर्ड चार्ज की बात करता है कि अगर तुम्हारी सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, नॉर्मल चार्ज में कवर है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई 13(2) में निकलेगा। 13(3) रिवर्स चार्ज की बात करता है कि अगर रिसीवर जीएसटी पे करने के लायबल है, आरसीएम लगेगा तो 13(3) लगेगा। 13(4) बात करेगा वाउचर्स वाले केस में कि अगर वाउचर्स हैं उस केस का पीओटी कैसे निकलेगा, या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। 13(5) बात करेगा आपका रेजिड्यूरी केस में कि अगर कोई रेजिडुअल केस है उस केस में कैसे होगा। और 13(6) बात करेगा अगर इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, अगर इंटरेस्ट पेनल्टी तो मेरे रिसीव हो रहे हैं उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। वो सारी बातें 13(6) की हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 13(2) जो हमारा फॉरवर्ड चार्ज वाला पीओटी है। याद करो बेटे, ये रिवीजन क्लास डिटेल रिवीजन क्लास नहीं है, ये बुलेट ट्रेन से भी तेज चल रही है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा। ये उनको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पहले बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। तो सारे बच्चे बोल देना 13(2) में फॉरवर्ड चार्ज की बात होती है। फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना डिपेंड करता है इनवॉइस पर। वो कहता है इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू किया है या इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया, इस पे डिपेंड करता है। सर इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है? इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट होती है जब से तुमने सर्विस कंप्लीट की, दैट इज डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई। यहां से 30 दिन के अंदर अंदर या 45 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करने हैं। नॉर्मल केस में 30 दिन है, बट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस केस में 45 डेज है। अगर तुमने इसके 30 दिन या 45 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई आएगा इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने इतने दिन में इनवॉइस इशू नहीं किया तो फिर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ये हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। फिर यहां पे मुद्दा आता है डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और जिस दिन बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ, इनमें से जो अर्लियर है वो तुम्हारी पेमेंट की डेट बनती है, उसके बेस पे तुम्हारा पीओटी निकल के आता है। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। एक पॉइंट और ध्यान देना, सर एडवांस पेमेंट वाले केस में क्या होगा? अगर तुम्हें एडवांस मिला, एडवांस पेमेंट 1000 रुपए तक है तो पीओटी अभी नहीं बनेगा, पीओटी बनेगा बाद में। बाद में कब? जब तुम इनवॉइस इशू करोगे। बट अगर तुम्हारा एडवांस 1000 से ज्यादा है तो पूरी की पूरी वैल्यू का पीओटी अभी बनेगा, पेमेंट की डेट को ही पीओटी बना देंगे, अकॉर्डिंगली जीएसटी देना पड़ेगा। बट मेरे भिंडी कलर के बच्चों इतनी सी बात ध्यान देना, एडवांस सिर्फ सर्विस वाले केस में देखना, गुड्स वाले केस में नहीं देखना। याद है हमने क्वेश्चन किया था एडवांस वाला, कल हमने जीएसटी का मास्टर क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या था? गुड्स वाले केस की बात करते तो गुड्स वाले केस में एडवांस चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सर्विस वाले केस में एडवांस चेक करना पड़ता है। ये बात ध्यान दो। फिर ये हमारा 13(2) निकल के आता है। फिर बात करते हैं रिवर्स चार्ज की।
रिवर्स चार्ज हमारा 13.3 है। अब रिवर्स चार्ज में काफी सारी सर्विस आती हैं, उसका पीओटी कैसे निकलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया उसके 60 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट रिसीव हो गई तो फिर पेमेंट की डेट पीओटी है। और अगर पेमेंट 60 दिन में रिसीव नहीं होती, फिर जहां 60 दिन खत्म हो रहे हैं उससे अगला दिन जो है 61st डे, वो तुम्हारा पीओटी यहां पे निकल के आएगा। ये रिवर्स चार्ज की बात है। और रिवर्स चार्ज में पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन बुक्स में एंट्री पास करोगे और जिस दिन बैंक में खाता डेबिट होगा विच एवर इज अर्लियर, ये पेमेंट डेट बनेगी। ये बात ध्यान दो, ये सारी बातें हमने रिवर्स चार्ज में की है। फिर अगला केस आ गया वाउचर। वाउचर वाले केस में दो केस होंगे, या तो वाउचर आइडेंटिफिएबल होगा या वाउचर नॉट आइडेंटिफिएबल होगा। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ये हमारा पीओटी बनेगा। अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर ये हमारा पीओटी बनेगा। ये हमारा वाउचर वाले केस में निकल के आता है। फिर अगला केस आ गया रेसिडुअली केस। अब रेसिडुअली केस में क्या होता है? दो केस हैं, या तो आप रिटर्न भरोगे या रिटर्न नहीं भरोगे। अगर तुम रिटर्न भरोगे, जिस दिन तुमने रिटर्न भरी वो डेट पीओटी है। अगर तुम रिटर्न नहीं भरोगे फिर जिस दिन तुम टैक्स पे करने जाओगे वही तुम्हारा पीओटी बन जाएगा। ये हमारा रेसिडुअल केस है। ठीक है, अगला फिर हमारा 13.6 आता है इंटरेस्ट और पेनल्टी। तुम सब जानते हो इंटरेस्ट और पेनल्टी पर भी जीएसटी लगता है। तो जिस दिन वो कंसीडरेशन तुम रिसीव करोगे, मतलब जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव होगा, जिस दिन पेनल्टी रिसीव होगी, वो दिन जो होगा वो पीओटी बनेगा। उसके बेस पे जीएसटी देना पड़ेगा। ये बातें 13.6 में आती है। ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अगला हमने किया गुड्स वाले केस में। गुड्स वाले केस में सेक्शन नंबर 12 है। 12.1 बेकार का, वो आगे रेफरेंस देगा। 12.2 फॉरवर्ड चार्ज, 12.3 रिवर्स चार्ज, 12.4 वाउचर हम नहीं करेंगे क्योंकि 13.4 सेम है। 12.5 रेसिडुअल केस नहीं करेंगे, 13.5 कर लिया। 12.6 इंटरेस्ट पेनल्टी वाला नहीं करेंगे क्योंकि 13.6 में वो कर लिया। तो दो सब सेक्शन रिवाइज करने हैं, एक तो 12.2 और एक 12.3। अब बात करते हैं 12.2। 12.2 है, अगर आपने गुड्स की सप्लाई की है और फॉरवर्ड चार्ज में की है तो उसका पीओटी कैसे निकलेगा? तो उसका पीओटी डिपेंड करता है अगेन आपने इनवॉइस आपने सही टाइम पर, मतलब इनवॉइस उसके अंदर, सॉरी हाँ अच्छा एक बात यहाँ पे बस मैं थोड़ा पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे ध्यान देना, गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक मत करना। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, ओए ओए इधर। गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक मत करना, सर्विस वाले केस में पेमेंट चेक करना, गुड्स वाले केस में पेमेंट इग्नोर करना। बट एक केस ऐसा है जहां पेमेंट चेक करनी पड़ती है, वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनो, हॉर्स रेस, उस केस में तुम्हें पेमेंट देखनी पड़ सकती है। वहां अगर पेमेंट पहले होगी तो पेमेंट पीओटी बनेगा। बट उसको छोड़ के किसी भी केस में तुम्हें पेमेंट पहले चेक नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। सर गुड्स वाले केस में पीओटी कैसे बनता है? गुड्स वाले केस में पीओटी बनता है जो जिस दिन तुमने इनवॉइस इशू किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होगी, इनमें से अर्लियर, वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ इनवॉइस, इसमें से अर्लियर। अब ये ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट मतलब लास्ट डेट क्या होगी? ये डिपेंड करता है तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब सामान बाद में आ रहा है, सामान साथ में नहीं जा रहा, तो डेट ऑफ रिमूवल क्या बनेगा? डेट ऑफ रिमूवल। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी क्या बनेगा? डेट ऑफ डिलीवरी। अब बताओ पीओटी क्या बनेगा? अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी बनेगा। ये हमारा गुड्स वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज वाला पॉइंट है। सर मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा ऑलवेज, नहीं दिया तो देखते ही पता लग जाएगा। अगर सामान तुम्हारे घर में डिलीवर हो रहा है तो मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर सामान तुम वहीं से लेके जा रहे हो तो मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो तुम्हें देखते ही आइडिया लग जाएगा कि मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। फिर अगला आता है रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज वाले गुड्स में क्या होगा? रिवर्स चार्ज वाले केस में गवर्नमेंट कहती है आपका विच एवरेज अर्लियर, किसमें से अर्लियर? जिस दिन तुमने गुड्स रिसीव किया वो दिन, फिर जिस दिन पेमेंट आई वो दिन, और जब इनवॉइस इशू किया वहां से 31st डे वो दिन, इनमें से अर्लियर। मैं दोबारा बोलूंगा, जिस दिन गुड्स रिसीव किया वो दिन, जिस दिन पेमेंट आई वो दिन, और इनवॉइस से 31st डे जो बनेगा वो दिन, इनमें से अर्लियर जो है वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। ये सारी बातें गुड्स के रिवर्स चार्ज में आती है। बट हाँ, बच्चा कहता है सर पेमेंट तो चेक नहीं करते, नहीं चेक करते, फॉरवर्ड चार्ज में चेक नहीं करते, बट अगर तुम्हारे गुड्स रिवर्स चार्ज में कवर हैं तो वहां पर पेमेंट भी आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि इन तीनों में से अर्लियर जो है वो पीओटी बने। किन तीनों में से? जिस दिन गुड्स रिसीव किया और फिर पेमेंट की डेट और 31st डे विच एवर अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी बनेगा गुड्स वाले केस में। तो ये सारी बातें रिवर्स चार्ज की हैं। वाउचर वाला केस हमने कर लिया, रेसिडुअरी केस हमने कर लिया, इंटरेस्ट वाला केस हमने यहां पे कर लिया, तो आप यहां से अब अलविदा कह सकते हैं। ये बात ध्यान देना। अच्छा अगला,
अच्छा, यहाँ पर एक अमेंडमेंट भी आई थी, जो हमारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का, उस केस के अंदर मैंने कहा था अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया तो पीओटी बनेगा इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, और अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं किया तो फिर पेमेंट की ड्यू डेट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर जो होगा ये तुम्हारा पीओटी बनेगा एनएचएआई वाले केस में, जो इस बार की अमेंडमेंट थी। अब यहां से अपना सीए वाले बच्चे अलविदा बोल सकते हैं, सीएस और सीएमए वाले बच्चे यहां पर बैठे रहेंगे। अगला हमारा है सेक्शन नंबर 14। याद करो मैंने 14 में क्या कहा था, अगर तुम्हारा जीएसटी का रेट चेंज होता है उस केस में पीओटी कैसे होगा। अगर तुम्हारे जीएसटी का रेट बदल रहा है, पहले 5 था फिर 12 हो गया, पहले 12 फिर 18, 18 से 12, 18 से 5, कुछ भी हो गया, तो ये चेक करो तुम्हारा रेट चेंज कब हुआ। यहां रेट चेंज हुआ, फिर उसके बाद चेक करो तुम्हारी सर्विस कहां पे कंप्लीट हुई, या तो वो सर्विस रेट चेंज से पहले कंप्लीट हुई या रेट चेंज के बाद कंप्लीट हुई। अगर तुम्हारी सर्विस रेट चेंज से पहले कंप्लीट हुई या बाद में कंप्लीट हुई, जो भी एलिमेंट तुम्हारा कंप्लीशन के साथ है वही तुम्हारा पीओटी है। नहीं समझे, रेट चेंज यहां पर हुआ, कंप्लीशन पहले हुई, इनवॉइस पहले, उसके बाद पेमेंट बाद में, तो इनवॉइस और कंप्लीशन ये दोनों साथ में, तो इनवॉइस तुम्हारा पीओटी है। सर कंप्लीशन पहले है, पेमेंट पहले है, इनवॉइस बाद में है, तो कंप्लीशन के साथ में क्या है, पेमेंट, पेमेंट तुम्हारा पीओटी। तो जो कंप्लीशन के साथ होगा वो तुम्हारा पीओटी होगा। बट अगर दोनों एलिमेंट अलग होंगे, जैसे मान लो कंप्लीशन पहले है, पेमेंट और इनवॉइस बाद में है, तो इनमें से जो अर्लियर है फिर वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। बस ये पर ध्यान देना। तो सेक्शन 14 बस इतनी सी बात कहता है कि कंप्लीशन देख लो कहां पे है, कंप्लीशन के साथ जो है वो तुम्हारा पीओटी है। अगर दोनों आगे हैं या दोनों पीछे हैं तो विच एवरेज अर्लियर वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। एक पॉइंट यहां पर मैंने क्लास में तुम्हें और बताया था कि यहां पे जिस दिन तुम्हारा रेट चेंज हुआ, अगर पेमेंट 4 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट हो जाती है तो फिर पेमेंट का मतलब होता है बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। नॉर्मल पेमेंट का मतलब क्या होता है, बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। वो कब होता है, अगर पेमेंट तुम्हारी रेट चेंज के 4 दिन के अंदर अंदर क्रेडिट हो जाती है तो पेमेंट की रेट क्या लेंगे, बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर तुम्हारी पेमेंट 4 दिन के अंदर क्रेडिट नहीं होती रेट चेंज के, फिर जिस दिन पेमेंट क्रेडिट होगी वही दिन तुम्हारा पेमेंट का बनेगा। ये हमारी सारी बातें निकल के आती हैं। बाकी डिटेल रिवीजन यूट्यूब पे पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, इतना कंटेंट रिवीजन का यूट्यूब पर पड़ा है, उसको तुम डिटेल में देख सकते हो। ये तो 10 से 11 मिनट मेरे पास थे, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी अगली वीडियो के अंदर। सबके साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।